नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सहायक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 जो कि कल इसका परीक्षा हुआ था, जिसमें गणित में आए हुए प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मैं आपके सामने सेट ए का प्रश्न हल कर रहा हूँ। केले की कीमत में 30% की वृद्धि के कारण 7.80 रुपये में 3 केला कम उपलब्ध है। देखिए, केले की मूल्य में 30% वृद्धि, 30% को यदि भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 3/10 होगा। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य 10 रेशियो था, 30% वृद्धि के बाद अंतिम मूल्य 13 रेशियो होगा। हम लोग जानते हैं मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च होता है। यदि खर्च अपरिवर्तित हो तो मूल्य खपत का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। कहने का मतलब, यदि आप मूल्य वृद्धि करोगे तो खपत में कमी होगा, यदि आप मूल्य में कमी करेंगे तो खपत में वृद्धि हो जाएगा। मूल्य खपत का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। तो खपत का अनुपात हो जाएगा 13 से 10 रेशियो। अब अनुपात के रूप में खपत में 3 रेशियो की कमी हो रही है और प्रश्न के अनुसार 3 केले कम उपलब्ध हैं, तो 3 रेशियो बराबर 3 केले हो गए, तो 1 रेशियो बराबर हो गया 1 केला। अब जो है केले की प्रति दर्जन वर्तमान दर, तो केले की वर्तमान खपत या मात्रा, वर्तमान मात्रा 10 रेशियो है। ये देखिए 10 रेशियो है, तो 10 रेशियो बराबर 10 गुणा 1 केला, 10 केला। कहने का मतलब 7.80 रुपये में 10 केला उपलब्ध है। तो केले की प्रति दर्जन वर्तमान दर होगी। प्रति दर्जन कहने का मतलब 1 केला 7.80 बटा 10 रुपये में उपलब्ध होगी, और 1 दर्जन में 12 केला होता है, तो 12 केला 7.80 बटा 10 गुणा 12 रुपये में उपलब्ध होगी। इसको आप हल करेंगे तो 9.36 रुपये आएगा। अतः इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9.36 रुपये। इसको बनाने का दूसरा तरीका देखिएगा, दूसरा तरीका समझिएगा। 30% की वृद्धि के कारण 7.80 रुपये में 3 केला कम उपलब्ध है। 30% की वृद्धि के कारण 3 केला कम उपलब्ध है, तो 30% बराबर हो जाएगा 3 केला, तो 1% बराबर हो जाएगा 3/30 केला। 1% बराबर 1/10 केला, तो 100% बराबर 1/10 गुणा 100, 10 केला। ठीक है, तो 10 केले का मूल्य 7.80 रुपये है। तो यहां से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 12 केले का मूल्य कितना हो जाएगा? 12 केले का मूल्य हो जाएगा 7.80 बटा 10 गुणा 12। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो 9.36 रुपये आएगा। तो केले की प्रति दर्जन वर्तमान दर कितनी हो जाएगी? 9.36 रुपये। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 82। 0.008 गुणा 0.01 गुणा 0.0072 डिवाइड कहने का मतलब बटा 0.12 गुणा 0.0004। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है। दशमलव के बाद कितना अंक? 1 2 3 4। दशमलव के बाद कितना अंक? 1 2 3 4। तो दशमलव यहां से कैंसिल हो गया। दशमलव के बाद देखिए 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, यहां से भी दशमलव हट जाएगा। कहने का मतलब 0.008 गुणा 1 गुणा 72/12 गुणा 4 ये आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 एकम 12, 12 6 72, 4 एकम 4, 4 गुना 8, तो 0.002 गुणा 6। अब इसको हल करेंगे
तो 0.012। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 83, सेट ए का प्रश्न क्रमांक 83। यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्थान पर 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो वह 20 किलोमीटर अधिक चलता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात करनी है। देखिए समझिएगा, व्यक्ति के चाल का अनुपात दे रखा है। प्रारंभिक 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्थान पर वो 14, मतलब इनिशियल उस व्यक्ति का स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि फाइनल व्यक्ति का स्पीड 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोग चाल का अनुपात लिख सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 सते 14। ये 2 से कट रहा है, 2 पंचे 10, 2 सते 14। तो चाल का रेशियो स्पीड का रेशियो 5:7 होगा। तो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। यदि आपका समय नियत हो तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, या स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। कहने का मतलब यदि आप स्पीड बढ़ाएंगे तो ज़्यादा दूरी कवर कर पाएंगे, स्पीड कम करेंगे तो कम दूरी कवर कर पाएंगे, अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से डिस्टेंस का रेशियो भी 5:7 हो जाएगा। अनुपात के रूप में 2 रेशियो वृद्धि हो गई, इसी 2 रेशियो के कारण वो 20 किलोमीटर जो है अधिक दूरी कवर कर पाता है। तो 1 रेशियो बराबर हो गया 10 किलोमीटर। अब उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात करनी है। तो वास्तविक चाल के सापेक्ष तय की गई वास्तविक दूरी 5 रेशियो है। वास्तविक दूरी, फिर से बोल रहे हैं, वास्तविक चाल के सापेक्ष तय की गई वास्तविक दूरी 5 रेशियो है। तो 1 रेशियो बराबर 10 है, तो 5 रेशियो 5 गुणा 10 50 किलोमीटर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। सॉल्व करने का दूसरा तरीका देखिएगा, एक और तरीका बता देते हैं, मेथड नंबर 2। यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्थान पर 14 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, कहने का मतलब व्यक्ति के चाल में कितना वृद्धि हो रहा है। व्यक्ति के चाल में वृद्धि 10 से 14, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसी चाल में वृद्धि के कारण वो 20 किलोमीटर अधिक दूरी कवर कर पाता है। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के कारण वह 20 किलोमीटर दूरी अधिक कवर कर पाता है। तो ये चाल हो गया, ये दूरी हो गया। तो समय हम लोग बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, 20/4 5 घंटा। अब उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात करना है। तो वास्तविक चाल के सापेक्ष तय की गई दूरी वास्तविक दूरी होगी। तो वास्तविक दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब वास्तविक चाल लेंगे, ना कि फाइनल चाल। ये 14 किलोमीटर प्रति घंटा चाल में वृद्धि के बाद है। वास्तविक चाल जो है इसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इस स्पीड से 5 घंटे में वह जो है 50 किलोमीटर की दूरी कवर कर पाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। देखिए प्रश्न क्रमांक 84, सेट ए का प्रश्न क्रमांक 84। वह सबसे छोटा भिन्न ज्ञात कीजिए जिससे 2/5 गुणा 15/21 गुणा 7/10 गुणा 3/8 में जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। बहुत ही सरल प्रश्न है। 2/5 गुणा 15/21 गुणा 7/10 गुणा 3/8। सबसे पहले तो इसको आप सरल कर लीजिए। तो देखिए 7 तियां 21 और ये 21 कैंसिल हुआ, 7 तियां 21 और ये 21 कैंसिल हुआ। अब 4 एकम 4, सॉरी 2 एकम 2, 2 चौके
8, ये हो गया 5 तिया 15, 5 से कम 5, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। ऊपर में कितना बचा, तो ऊपर में देखिए सिर्फ 3 बचा है और नीचे में कितना बचा है, 40 बचा है। अब माना 3/40 में x जोड़ने पर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है और एक जो है एक पूर्ण संख्या है। अब x बराबर 3/40 आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 3/40 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 40 से कम 40 माइनस 3, 37/40। तो वह संख्या जो हो जाएगा 37/40, वह सबसे छोटा भिन्न 37/40। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाता है। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 85, यदि x, x+2, x+4, x+6, x+8 का औसत 11 है तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत होगा। तो सबसे पहले x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। दिया है, प्रश्न में दिया है, क्या दिया हुआ है, एवरेज इन सभी संख्याओं का, x, x+2, x+4, x+6, x+8, इनका औसत दे रखा है 11 दे रखा है। तो औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग प्लस कर देंगे और राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1, 1, 2, 3, 4, 5, राशियों की संख्या कितनी हो जाएगी, राशियों की संख्या 5 हो जाएगी। और ये एवरेज बराबर, ये एवरेज आपको दे रखा है प्रश्न के अंदर में 11। अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5 जोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा, 4 और 2 6, 6, 6 12, 12 और 8 20/5 हो गया। 11 बराबर 5 कॉमन ले लीजिए, 5x+4 हो गया, ये 5 देखिए कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 11 बराबर x+4 आया है। कहने का मतलब x बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। अब अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत ज्ञात करना है। तो अंतिम 3 प्रेक्षणों का औसत कितना हो जाएगा, अंतिम 3 प्रेक्षण देखिए कितना है, x+4, x+6, x+8। फिर से एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर होता है, सभी राशियों का योग बटे सभी राशियों की संख्या होता है। अब सभी राशियों का योग, अंतिम 3 प्रेक्षणों का योग x+4, x+6, x+8, ठीक है, अपॉन प्रेक्षण तो 3 ही है तो राशियों की संख्या 3 हो जाएगी। 1, 2, 3, इसको सॉल्व करेंगे 3x, 6, 4, 10 और 8 18/3, इसको 3 कॉमन ले लेंगे, x+6 हो जाएगा 3x+6। अब x का मान कितना है, 7 है, तो 6, 6, 12 और 1 13, 7+6 कितना हो गया, 13। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 सही आंसर। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 86, एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15.8 वर्ष। अब देखिए यह भी औसत का प्रश्न है। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये फार्मूला होता है, ये आप सभी जानते हैं। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब एक कक्षा में छात्रों की औसत आयु, सभी छात्रों की औसत आयु प्रश्न में दे रखा है 15.8 वर्ष। तो सभी छात्रों के आयु का योग कितना हो जाएगा, 15.8 गुणा सभी छात्र बॉयज प्लस गर्ल्स। ठीक है, क्योंकि कक्षा में लड़का और लड़कियां दोनों हैं। लड़कों की संख्या D फॉर बॉयज, लड़कियों की संख्या G फॉर गर्ल्स, ये ऐसे मान के चल रहे हैं। अब आगे पढ़िए प्रश्न को। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष, मतलब एवरेज एज बॉयज ये कितना है, 16.4 वर्ष है। तो योग हो जाएगा, सम हो जाएगा सभी लड़कों के आयु का योग, सभी लड़कों के आयु का योग कितना हो जाएगा, सभी लड़कों के आयु का योग हो जाएगा 16.4, और हम मान के चल रहे हैं कि कक्षा में B लड़के हैं। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, 2 दे दीजिए, पुनः एवरेज एज गर्ल्स, प्रश्न को आगे पढ़ेंगे। कक्षा में लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष,
ये दे रखा है 15.4 वर्ष। तो सम कितना हो जाएगा 15.4 गुणा गर्ल्स, समीकरण नंबर 3। और समीकरण 1 को देखेंगे, सभी छात्रों के आयु का योग, कहने का मतलब इनमें लड़कों की आयु का भी योग हो जाएगा 16.4 गुणा बॉयज, और लड़कियों की आयु का भी योग हो जाएगा 15.4 गुणा गर्ल्स, और ये बराबर हो जाएगा 15.8 बॉयज प्लस गर्ल्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 16.4 बॉयज 15.4 गर्ल्स, इसको सॉल्व कर लेंगे हो जाएगा 15.8 बॉयज 15.8 गर्ल्स। आगे देखिएगा 16.4 बॉयज 15.8 बॉयज, तो बॉयज को एक साथ रख देते हैं, 16.4 लड़के माइनस 15.8 लड़के, ये ट्रांसफर कर रहे हैं 15.8 गर्ल्स माइनस 15.4 गर्ल्स, ठीक है। अब 16.4 बॉयज में 15.8 अगर माइनस करते हैं तो 0.6 बॉयज आ जाता है, 15.8 में 15.4 माइनस करते हैं तो 0.4 गर्ल्स आ जाता है। अब कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, कहने का मतलब बॉयज अपॉन गर्ल्स बराबर हो जाएगा 0.4, और ये 0.6 नीचे चला जाएगा, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 2 से कटेगा, देखिए 2 दूना 4 2 तिया 6, 2:3। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 86 का आंसर ऑप्शन नंबर बी 2:3 बिल्कुल सही आंसर है। देखिए प्रश्न क्रमांक 87, दो घनों के आयतन का अनुपात 8:125, उसकी भुजा और सतह के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, ये 4 ऑप्शन, ठीक है। दो घनों के आयतनों का अनुपात 8:25, 2 घन है, एक घन ये ले लिए, दूसरा घन ये ले लिए, घन पहले वाले घन की भुजा a1, दूसरे वाले घन की भुजा a2, पहले वाले घन का आयतन v1 ले लेते हैं, दूसरे वाले घन का आयतन v2 ले लेते हैं। तो इनके आयतनों का अनुपात दिया है, प्रश्न में दिया है, क्या दिया है, आयतनों का अनुपात दिया है, और आयतन होता है भुजा का क्यूब, a1 क्यूब a2 क्यूब हो जाएगा, और ये अनुपात दे रखा है 8:125। अब क्यूब रूट लेंगे तो a1 बटे a2 आ जाएगा आपका 2/5, ठीक है। तो उसकी भुजा और सतह के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, भुजा और सतह के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो पहले वाले घन की भुजा, एक घन में टोटल कितनी भुजा होती हैं, तो देखिएगा भुजा और सतह के क्षेत्रफल का अनुपात आपको बताना है। तो पहले वाले घन की भुजा है 2, और टोटल 12 हो जाएगा, और सतह का क्षेत्रफल होता है 6a², तो दूसरे वाले घन की भुजा है a2, तो a2² हो गया। अब देखिए 2 × 12 अनुपात 6, और दूसरे वाले घन की भुजा कितनी है, 5 इकाई है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिएगा 2 × 12 अनुपात 6 × 5 × 5। अब 2 × 12 अनुपात का मतलब बटा होता है 6 × 5 × 5, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो 2 दूनी कितना हो गया 4, अब 5 5 कितना हो गया 25, तो 4:25 हो जाएगा, 4:25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। यदि आप इसको देखेंगे ध्यान से तो दो घनों के आयतन का अनुपात 8:125 है, तो उनके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात होगा, भुजा को अगर छोड़ दिया जाए तो उनके सतह के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। आप ऐसे भी इसको कर सकते थे, देखिए समझिएगा, सतह का क्षेत्रफल होता है 6a1², 6a2², 6a1 कितना है, तो a1 2 है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2 6,
A2 कितना है 5, 5 का स्क्वायर 5 गुणा 5, तो ये कैंसिल हो गया, आ गया 4:25। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 88। एक वर्ग की सभी भुजाओं में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखिए आप सभी जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। यदि प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि कर दिया जाए, भुजा में 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% मतलब 1/4 भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 4 से कितना हो गया 5 हो गया। ये प्रारंभिक हो गया, प्रारंभिक, और ये अंतिम हो गया, इनिशियल फाइनल। एक भुजा में वृद्धि 4 से 5, दूसरी भुजा में वृद्धि 4 से 5। चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है इसलिए 4 गुणा 4 16, 5 गुणा 5 25। क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो गई? क्षेत्रफल में 24 से 25 हो गया, मतलब 9 की वृद्धि हो गई। किसके रिस्पेक्ट में? 16 के रिस्पेक्ट में। प्रतिशत के लिए गुणा 100, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25 9 कितना हो गया 225/4। अब 225 में 4 का भाग देंगे तो 4 पंचे कितना हो गया 20 हो गया, 2 बचा, 5 आया, 4 6 24, 1 बचा, दशमलव लगा 0 हुआ, 4 दूनी 8, 2 बचा 0 लगा, 4 पंचे 20। इस प्रकार 56.25% ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आगे देखिए, यदि 3 पुरुष, प्रश्न क्रमांक 89, सेट ए का प्रश्न क्रमांक 89, यदि 3 पुरुष या 5 महिलाएं एक कार्य को 43 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 3 पुरुष या 5 महिलाएं एक कार्य को 43 दिन में पूरा कर सकते हैं, कहने का मतलब, आगे देख लेते हैं प्रश्न को, तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए समझिएगा, 3 पुरुष या मतलब बराबर 5 महिलाएं, वुमेन, किसी कार्य को 43 दिन में कर सकते हैं। कहने का मतलब 3 पुरुष भी 43 दिन तक काम कर रहे हैं और 5 महिलाएं भी 43 दिन तक काम कर रहे हैं। यही आपका टोटल वर्क है, कुल काम है। अब देखिए 3 पुरुष 43 दिन में जो काम कर रहे हैं उसी काम को 5 महिलाएं 43 दिन में कर रही हैं। अब 43 से 43 कैंसिल हो गया, 3m बराबर 5w, m और ये w नीचे चला गया तो 5/3। ये पुरुष और महिला का अनुपात है, उनके कार्य का करने की क्षमता का अनुपात, एफिशिएंसी है। कहने का मतलब महिलाएं जितने समय में, पुरुष जितने समय में 5 कार्य करते हैं उतने ही समय में महिलाएं 3 काम करती हैं। अब देखिए प्रश्न में जो पूछ रहा है, तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं, 5 पुरुष और 6 महिलाएं, माना उसी काम को x दिन में करेंगे, और काम क्या है, तो ये 3 पुरुष 43 दिन में जो काम कर रहे हैं या तो फिर 5 महिलाएं 43 दिन में जो काम कर रही हैं, यही जो है कुल काम के बराबर है। अब देखिए पुरुष की कार्य क्षमता कितनी है 5 गुणा 5, महिला की कार्य क्षमता कितनी है 6 गुणा 3 है, तो 6 गुणा 3 हो गया। x दिन में काम कंप्लीट करते हैं, 3 गुणा 5 गुणा 43, इसको सॉल्व करेंगे तो 43x आएगा। 43, 5 5 25, 6 3 18, 25 और 18 43, और फिर ये 43 नीचे चला जाएगा तो 3 गुणा 5 गुणा 43, ये 43 से 43 कैंसिल हो गया, अतः x बराबर 5 3 15 हो गया, 15 दिन। अब हमने मान के चला था कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं कार्य को x दिन में करते हैं, कहने का मतलब 15 दिन में कार्य कंप्लीट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 90, एक समूह में कुछ गाय और कौवे हैं तथा पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, गायों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए मान लेते हैं समूह में गायों की संख्या x है और कौवे की संख्या y है। तो प्रश्नानुसार देखिएगा, प्रश्न क्या कहता है, एक समूह में कुछ गाय और कौवे हैं तथा पैरों की संख्या जो है, प्रश्न में दे रखा है पैरों की संख्या जो है सिरों की संख्या के 2 गुने, सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक, तो प्लस 14 हो जाएगा। इसको यदि आगे सॉल्व करते हैं तो पैरों की संख्या गायों में 4 होती है और गायों की संख्या हमने x मान लिया है, तो 4x तो गायों के पैर हो गए
और कौवे की संख्या हमने y मान रखा है, तो कौवे में 2 पैर होगा तो 2y बराबर 2 सिर, जितने गाय जितने कौवे उतने ही सिर, तो x प्लस y प्लस 14। इसको सॉल्व करेंगे 4x प्लस 2y इक्वल टू 2x प्लस 2y इक्वल टू 14। ये 2x सॉरी 2y कैंसिल हो रहा है, 4x ये 2x आप ट्रांसफर करोगे, ठीक है, माइनस 2x हो जाएगा बराबर 14। कितना हो गया 2x बराबर 14, x बराबर हो गया 7। अब x बराबर 7 आ गया। प्रश्न में गायों की संख्या बताना था, प्रश्न में गायों की संख्या बताना था, और गायों की संख्या हमने x मान रखा है और x बराबर 7 आता है, अतः ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए प्रश्न क्रमांक 91। ए अकेला एक काम को 16 दिन में तथा बी अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ए से शुरुआत कर यदि दोनों को एक दिन छोड़कर कार्य करने पर वह कार्य कितने दिन में होगा। अल्टरनेट वर्क, ठीक है, काम जो है अल्टरनेट हो रहा है। देखिए ए अकेला एक काम को 16 दिन में, बी अकेला एक उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम देखिए ऐसे निकालते हैं, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 चौके 48, ठीक है। 48 को 16 से भाग देंगे, 16 तिया 48, 12 चौके 48, ये उनकी एफिशिएंसी आ गई, 1 डे वर्क आ गया, ठीक है। यदि दोनों को एक दिन छोड़कर कार्य करना है, ए शुरुआत करता है, तो फर्स्ट डे ए काम करेगा और ए कितना काम कर देगा, 3 काम कर देगा। सेकेंड डे बी काम करेगा, बी कितना काम करेगा, 4 काम कर देगा। कहने का मतलब 2 दिन में 7 काम हो गया। टोटल काम कितना है, टोटल वर्क जो है वो 48 है, 48 काम करना है। तो देखिए 7 का 6 गुना 42 काम कितने दिन में होगा, तो 2 दिन का 6 गुना 12 दिन में 42 काम पूरा हो जाएगा। 13वें दिन ए आएगा और ए एक दिन में 3 काम करता है, 3 काम कर देगा, ठीक है। कहने का मतलब 13 दिन में 42 और 3 45 काम हो गया। अभी भी 3 काम चाहिए। 14वें दिन में बी आएगा और बी एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, लेकिन यहां 4 काम नहीं, केवल 3 काम चाहिए। तो एक काम कितने दिन में करेगा, एक काम 1/4 दिन में करेगा। तो 3 काम कितने दिन में करेगा, 3 काम 3/4 दिन में करेगा। तो देखिए 13 दिन ये हो गया, 13 दिन ये हो गया, और 3/4 दिन जो बी काम किया है, तो 13 दिन में 45 काम हुआ था और 3 काम हो गया, तो 48 काम जो है पूरा हो गया। कितने दिन में, 13 दिन प्लस 3/4 दिन। कहने का मतलब 13 सही 3/4 दिन में 48 काम जो है पूरा हो जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर जो है 13 सही 3/4, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 92। यदि 2 संख्याओं का योग 55 है तथा उनका एचसीएफ व एलसीएम क्रमशः 5 और 120 दिया हुआ है। एचसीएफ दे रखा है 5, एलसीएम दे रखा है 120, तो संख्याएं हो जाएंगी, माना संख्याएं एचसीएफ 5 है तो एक संख्या 5x होगा, दूसरा संख्या 5y, और दोनों का एलसीएम 120 दे रखा है। कहने का मतलब 5x और 5y का एलसीएम आपको प्रश्न में दिया हुआ है 120, और 5x और 5y का एलसीएम हो जाएगा 5xy बराबर 120, तो xy बराबर हो जाएगा 24, xy बराबर 24 हो जाएगा। और 2 संख्याओं का योगफल भी दे रखा है 55, 2 संख्याओं का योगफल दे रखा है 55, एक संख्या है 5x, दूसरा संख्या है 5y बराबर 55, ये आपको प्रश्न में दे रखा है, तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 11। अब देखिएगा xy बराबर 24, x या तो 1 हो सकता है, y हो सकता है,
एक्स वाई बराबर 24 है, एक्स हो सकता है 1, वाई हो सकता है 24, एक्स 2 होगा तो वाई हो जाएगा 12, एक्स 3 होगा तो वाई हो जाएगा 8, एक्स 4 होगा तो वाई हो जाएगा 6। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लोग पलट के भी लिख सकते हैं, एक्स 24 हुआ तो वाई 1 हो गया, एक्स 12 हुआ तो वाई 2 हो गया, एक्स 8 हुआ तो वाई 3 हो गया, एक्स 6 हुआ तो वाई 4 हो गया। अब देखिए 6 गुणा 4 24 आ रहा है, 8 गुणा 3 24 आ रहा है, 12 गुणा 24 24 एकम 24। कहने का मतलब दोनों के बीच में क्या है, गुणा है। तो ये जो दूसरा रिलेशन दे रखा है x प्लस वाई बराबर 11, ये यदि x बराबर 3 और y बराबर 8 होगा तभी संभव है। इस प्रकार से x और y का मान हमको पता चल गया, x का मान हो गया 3 और y का मान हो गया 11। हो सकता है x का मान 11 हो, y का मान 3 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, x का मान 3 हो गया, y का मान 11 हो गया। तो देखिए संख्याएं कितनी हो गई, संख्याएं आपकी हो गई, संख्याएं, एक संख्या 5x था, 5x था तो 5 तियां कितना हो गया 15। दूसरी संख्या 5y था, 5y तो y का मान 11 है, तो ये कितना हो गया y का मान 8, x का मान 3, y का मान 8, तो 8 पंचे कितना हो गया 40 हो गया। अब संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। तो एक संख्या तो 1/15 है, इसका व्युत्क्रम 1/15 हो जाएगा। दूसरी संख्या 40 है, इसका व्युत्क्रम 1/40 हो जाएगा। और 15 और 40 का एलसीएम जो होगा वो 120 हो जाएगा। देखिए 15 8 120, 8 एकम 8, ठीक है, 3 बार में ये हो गया 8 3 11/120। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 92 का उत्तर हो जाएगा 11/120, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 93, 0.09 बार 7.3 के ऊपर में बार लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 9/99 गुणा 7 प्लस 0.3 के ऊपर में बार 9/99 गुणा 7 प्लस 3/9, 9/99 गुणा 9 7 63, 63 और 3 66/9। अब इसको हल करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 11 9 99, 11 6 66, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ये हुआ 2/3, 2/3। कहने का मतलब 2 में यदि 3 का भाग लगाओगे तो 0 हो गया, 3 6 18 हो गया, 2 बचा, फिर 3 6 18 हो गया। इस प्रकार ये 6 6 आगे बढ़ते जाएगा। कहने का मतलब 6 के ऊपर में बार लग जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 93 इसका उत्तर हो जाएगा 0.9, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 0.6 के ऊपर में बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 3 रुपए है, विक्रय मूल्य का अनुपात होगा। ठीक है, देखिए 4% और 6% का लाभ दे रखा है 4% और 6%, तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा कि लाभ पर वस्तु 6%, 4% और 6% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, विक्रय मूल्य के बीच का अंतर, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य यदि लाभ 4% होगा तो विक्रय मूल्य 104% हो जाएगा, और ये 106% हो जाएगा। और इनके बीच का अंतर देखिए कितना है, तो 2% है अंतर। और ठीक है, और रुपए में कितना अंतर है, तो 3 रुपए का अंतर है, तो 2% बराबर 3 रुपए, तो 1% का अगर अंतर होता तो 3/2 रुपए का अंतर हो जाता। अब विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है आपको, तो विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य पहले 104% हो था, तो 1% बराबर 3/2, तो 104% हो जाएगा, 104 का 3/2 और 106 का 3/2। कहने का मतलब 104 अनुपात 106। और अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 तियां 6 हो जाएगा, 52 अनुपात 53, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए अभ्यर्थी क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है, प्रश्न क्रमांक 95, क्वेश्चन नंबर 95, यदि x का 10%, x का मतलब गुणा 10% y के 20% के बराबर है, y के 20% के बराबर है। ठीक है, तो देखिए परसेंट बराबर के दोनों ओर है, वैसे भी परसेंट का कोई हल निकल कर नहीं आता यहाँ पे, y गुणा 20। अब देखिए x अनुपात y ज्ञात करना है। कहने का मतलब x और y कहाँ जाएगा, तो नीचे चला जाएगा, 20/10। ठीक है,
x बटे का मतलब अनुपात, अनुपात y कितना हो जाएगा 2:1। बहुत ही सरल सा प्रश्न आया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 2:1। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 96। एक व्यक्ति ने 8 संतरे 34 रुपए की दर से संतरों को खरीदा। ठीक है, तो देखिए 8 संतरों का क्रय मूल्य सीपी कितना दे रखा है 34 रुपए। तो एक संतरे का क्रय मूल्य सीपी कितना हो जाएगा 34 बटे 8 रुपए हो गया। ठीक है, और 12 संतरे 57 रुपए की दर से बेच दिया। ठीक है, दर से बेच दिया, तो 12 संतरे का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना 57 रुपए। तो एक संतरे का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 57 बटे 12 रुपए। ठीक है, तो देखिए 45 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि एक संतरे को बेचने में उसको कितना लाभ हो रहा है। तो एक संतरे पर लाभ कितना होगा, एक संतरे का विक्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। तो 57 बटे 12 और एक संतरे का क्रय मूल्य कितना है 34 बटे 8। इसको हल करेंगे, देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा तो 24 आ जाएगा। ठीक है, 12 दूना 24, 2 सत्ते 14 का 4, 2 पंचे 10 अब 11, 114 हो गया, माइनस 8 तिया 24, 3 चौके 12 का 2, 3 तिया 9 और 1 10, 102 हो गया। 4 में 2 गया 2, 1 12 बटे 24, कहने का मतलब 1 बटे 2। ठीक है, एक संतरे पर लाभ हो रहा है उसको आधा रुपए का, 1 बटे 2 रुपए का। तो 1 रुपए का लाभ कितने संतरे पे होगा, तो 1 रुपए का लाभ 2 गुणा 1, 2 संतरे पर 1 रुपए का लाभ इसको हो रहा है। तो टोटल कितना लाभ इसको कमाना है 45 रुपए लाभ कमाना है। तो 45 रुपए का लाभ, 2 संतरे पे 1 रुपए का लाभ, मतलब 1 रुपए का लाभ हो रहा है 2 संतरे पे, तो 45 रुपए का लाभ कितना हो जाएगा 2 गुणा 45, कहने का मतलब 90 संतरे पे इसको 45 रुपए का लाभ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए 6 पेनों का क्रय मूल्य, 6 पेन का सीपी, 4 पेनों के विक्रय मूल्य, 4 पेनों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। बराबर कर दिए तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए सीपी, ये एसपी नीचे चला गया, 4 बटे 6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 बटे 3 हो गया। अब ये सीपी और एसपी का रेशियो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है 2:3। देखिए एक रेशियो का लाभ हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में, गुणा 100, 2 पंचे 10 और 0, 50% का उसको लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यह भी बिल्कुल सरल प्रश्न था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 2 संख्याओं का योग 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5, मान के चलिए एक संख्या जो है x है उसका 6.5%, दूसरी संख्या मान के चलिए y है इसका 8.5% के बराबर है, तो ये बराबर हो गया। तो संख्याएं होंगी। ठीक है, संख्याएं ज्ञात करनी है। परसेंटेज तो वैसे कैंसिल हो जाएगा, दशमलव का भी रोल खत्म हो जाएगा। बराबर के बाद देखो दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो x बटे वाई बराबर हो जाएगा 8.5 बटे 6.5%। तो x बटे वाई बराबर हो जाएगा 85 बटे 65। ये देखिए कट रहा है, किसी से काट दीजिए। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 तिया 15। x बटे वाई बराबर आ गया 17/13। कहने का मतलब x अनुपात y बराबर आ गया 17:13। अब 2 संख्याओं का योग 2490 है, तो संख्याएं कितनी होंगी। ये जो अनुपात दे रखा है 17:13, कहने का मतलब संख्याएं होंगी। कभी भी अनुपात के रूप में दिया रहता है तो एक कोई k का मान को गुणा कर देते हैं, 17k हो जाएगा और 13k हो जाएगा। ठीक है, इनका योग जो दे रखा है वो योग दे रखा है 17k प्लस 13k बराबर 2490। तो देखिए कितना हो गया 7 3 10, 1 1 2 और 1 3 के बराबर 2490। तो k बराबर कितना हो जाएगा 3 8 24, 3 3 9। ठीक है,
3 8 24, 3 3 9, 0 से 0 तो ये कैंसिल हो गया। के बराबर आ गया 83, के बराबर 83 आ गया। तो संख्याएं होंगी, अब देखिए संख्याएं कितनी होंगी। पहली संख्या 17 के है तो 17 गुणा के, 17 गुणा के का मान कितना है 83, ठीक है। अब देखिए इसको अगर गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 1 आ जाएगा, 17 3 51, 5 बचा, और 17 8 136, और 136 और 5 कितना हो जाएगा 141, 141, ठीक है। तो 1411 हो गया। दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या कितनी है अपनी 13 के है, 13 के है तो 13 गुणा 83 करेंगे तो 13 3 कितना हो गया 39 हो गया, 3 हो गया, और 13 8 104, 104 और 3 कितना हो गया 104, 3 107 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका, सॉरी 13 3 39 का 9, 3 बचा, ठीक है। 13 8 100, 8 3 24 का 4, 104, 5 6 7, 107। तो ये तो आंसर आ रहा है 1401, गुणा में गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, गुणा में गड़बड़ हो रहा है। देखिए कैसे कर लेंगे, 17 3 51 का आया 5, 17 8 7 56 का 6, 8 1 8, 8 5 13, 136, 37 38 39 40 41, 141, 1089, बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी देखिए 1411 और 1079, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 98 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 1411 1089। चलिए ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 99। एक व्यक्ति प्रथम 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर प्रति घंटे तथा अगले 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो 320 किलोमीटर की यात्रा की औसत गति आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। एक व्यक्ति जो है प्रथम 160 किलोमीटर 64 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, अगला 160 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय करता है। 320 किलोमीटर की यात्रा की औसत गति होगी। तो देखिए 160 160 320 किलोमीटर तो हो ही गया, और यदि दूरी नियत हो तो एवरेज स्पीड निकालने का हमने एक फार्मूला पढ़ा था। एवरेज स्पीड निकालने का एक फार्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 64 गुणा 80, 2 गुणा 64 गुणा 80 बटे 64 प्लस 80, ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 64 गुणा 80 बटे 4, 8 6 14, 144। अब देखिए ये कट रहा है, काट देते हैं, 4 3 12, 4 6 24, 4 एकम 4, 4 6 24, ठीक है। 4 9 36, 4 गुना 8 0, ठीक है। और फिर इसके बाद तो कट नहीं रहा है, ठीक है। तो देखिए 16 दूना 32, इसको गुणा करेंगे, 16 दूना कितना हो गया 32 गुणा 20 बटे 9, तो ये कितना हो जाएगा 32 दूनी 2 दूना 4 64, 640 बटे 9। अब इस 640 में 9 का यदि भाग दें तो 9 सत्ते कितना हो गया 63, बचा कितना 1, 0 आया, 9 एकम 9, 1 बचा, दशमलव लगेगा, 0 हुआ, 9 एकम 9, फिर 1 0, फिर 9 एकम 9, ये ऐसे बढ़ते जाएगा, भाग कंप्लीट नहीं होगा। तो 71.11 किलोमीटर प्रति घंटा, 71.11 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन अवरोही क्रम में है? अवरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो अवरोही क्रम में देखिए आप क्या करिएगा, पहले तो 5 में 7 का भाग लगा लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगा के, ये कितना हो जाएगा 0.55 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा 0.63 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका 0.53 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.64 हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें से सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा
64 है। अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम कहने का मतलब घटते क्रम, और घटते क्रम में पहले बड़ा आएगा, ठीक है, बड़े से छोटे की ओर क्रम को व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले 0.64 बड़ा है, तो देखिए 0. सबसे पहले 11/17 किसमें, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद 0.64 के बाद फिर 0.63 है, 7/11 है, तो दूसरे नंबर पे 7/11 इसमें भी है, इसमें भी है। तीसरे नंबर पे देखिए 0.55 हो जाएगा, 0.53 0.55 से छोटा है तो 5/7 हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा, ठीक है। 5/9, 5/9 तो है नहीं, 5/7 ही है, ये 5/7 हो जाएगा। इसके बाद फिर लास्ट में 8/15 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 101, प्रश्न क्रमांक 101। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप होगा। वर्ग का विकर्ण जो होता है, वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा, और विकर्ण की लंबाई दे रखा है 20 सेंटीमीटर, √2 इंटू भुजा। तो यहाँ से भुजा निकल कर आ जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा 20/√2 सेंटीमीटर। ये भुजा निकल आया और उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, ठीक है। तो 4 गुणा भुजा कितना है, 20/√2 है, ठीक है। नीचे से वर्गमूल हटाने के लिए एक काम करते हैं, वर्गमूल 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 मिलकर बनाएगा 2, ठीक है। 4 गुणा 20 गुणा वर्गमूल 2 बटे कितना हो गया, 2 हो गया, और ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 2 दूना 4 हो गया, तो 20 दूना 40√2, 40√2 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है। यदि √2 बराबर 1.414, ये √2 का मान होता है, ठीक है। तो √2 -1 अपॉन √2 + 1 ये आपको फाइंड करना है, ठीक है, निकटतम मान ज्ञात करना है। इसके लिए आप क्या करिएगा, हर का परिमेयीकरण कर दीजिएगा। हर का परिमेयीकरण करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, -1 हो जाएगा, √2 -1 हो जाएगा, और ये फिर √2 -1 का होल स्क्वायर हो गया, और ये a - b का फार्मूला लग जाएगा, तो √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा +1 -2 √2 अपॉन 2 - 1, ठीक है। 2 - 1 तो 1 ही हो जाएगा। अब देखिए √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 हो गया, और ये 1 हो गया -2 √2, ठीक है। 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, -2। यहाँ पे √2 का मान रख देंगे, √2 का मान होता है 1.414। ये प्रश्न में भी दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 10.2। अब देखिए 3.000 में 2.8, 2 8, यदि आपको माइनस करना है तो 10 में 8 गया 2, 9 में 2 गया 7, ठीक है, 9 में 8 गया 1, 3 में 2 गया, अब 3 में 2 नहीं जाएगा ना, एक तो इधर दे दिया, तो 0.172 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 103, 16 वर्ष में कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए पहले धन P थी, बाद में धन 2 गुनी हो गई 2P, तो कोई धन जो है पहले P थी बाद में 2P हो गई, तो ये उसका अमाउंट है, ये मिश्र धन है। और मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मिश्र धन बराबर अमाउंट कितना है, 2P है, मूलधन P है, SI बराबर होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन देखिए कितना है, P है, और दर अपने को नहीं पता, और समय देखिए 16 वर्ष बटा 100। ये P जब इधर जाएगा तो 2P - P हो जाएगा, ठीक है। PR गुणा 16 बटा 100 हो गया, ये P हो गया, P 2P - P, PR गुणा 16 बटा 100 हो गया, P से P कैंसिल हो गया, ठीक है। तो R बराबर हो जाएगा 100, और 16 नीचे चला जाएगा, ठीक है। देखिए 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25/4, 25/4 कहने का मतलब 4 6 24 सही, 4 6 24 और 1 बच गया, तो 6 सही 1/4% जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक, देखिए प्रश्न क्रमांक 104, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:2, 1:3, 1:4 ये दे रखा है,
परिमाप दे रखा है 156 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये सरल अनुपात में है नहीं, इसको सरल अनुपात में बदलना पड़ेगा। सरल अनुपात में बदलने के लिए 2, 3, 4 का एलसीएम 12 गुणा यहाँ कर दिए, यहाँ भी कर दिए, यहाँ भी कर दीजिए। अब देखिए 2, 6, 12, 3 चौके 12, 4 तियाँ 12, ये सरल अनुपात में बदल गया। अब देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये दे रखा है, तो भुजाएं कितनी हो जाएंगी, तो याद रखिएगा भुजाएं जो है 6x या फिर k भी ले सकते हैं, 4x 3x। और परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, तो 6x + 4x + 3x इज इक्वल टू ये दे रखा है 156। 6, 4, 10, 3, 13x बराबर 156। तो x बराबर हो जाएगा 13 एकम 13, 13 दूना 26, x बराबर 12 आ गया। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई होगी तो 6x, 4x और 3x में सबसे बड़ी कौन सी है, 6x है। सबसे बड़ी भुजा 6x है और x बराबर 12 है। 12 6 कितना हो जाएगा, 72 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगला देखिए याद रखिएगा 12 घंटे में घड़ी की सुइयों के बीच में 22 बार समकोण बनती है, तो 24 घंटे में कितना बार बन जाएंगी, 24 घंटे में 44 बार समकोण बनेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, यदि a बराबर, देखिए अभ्यर्थियों ये जो है ना, ये प्रश्न क्रमांक 106 जो है ये विलोपित हो सकता है, ये हो सकता है विलोपित हो जाए। क्यों, क्योंकि ना ये एक्चुअल में रूट बस यहाँ तक होना चाहिए इस प्रश्न में, ये होना चाहिए प्रश्न। ये प्रश्न होगा तो आंसर देखिए कैसे निकल जाएगा, ये 4a² - 4a + 1 + 3a, ये प्रश्न होना चाहिए था। ठीक है, तो देखिए ये एक वर्ग समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। a + b या फिर a - b, माइनस का चिन्ह है तो a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। 2a का स्क्वायर हो गया ये, और फिर ये हो गया -2 × 2a × 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 3a। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 - 2a या फिर 2a - 1। ठीक है, 1 - 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 3a। ठीक है, 1 - 2a का होल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, 1 - 2a बचेगा प्लस 3a, तो 1 - a बचेगा, फिर 1 + a बचेगा, और 1 + a 1 + 0.1039 यदि करते हैं तो 1.1039 ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही आंसर इसका होता। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 107। एक राशि को 5% साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए निवेश करने पर 504 रुपये प्राप्त होता है। 504 रुपये प्राप्त होता है, तो ये जो 504 रुपये प्राप्त होता है ये मिश्र धन है, अमाउंट है 504 रुपये। 5% साधारण ब्याज रेट है 5%, समय है 4 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ से आप मूलधन ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। ठीक है, अमाउंट है 504 रुपये और प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर कितने का है, 5% का है, और समय है 4 वर्ष का बटे 100। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 504, 100p + 5 × 20, 120p बटा 100 हो गया, तो ये हो जाएगा 504 × 100 बटे 120 बराबर p। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 6 24। ठीक है, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 दूना 6। ठीक है, तो ये 420 रुपये हो गया, मूलधन बराबर आ गया 420 रुपये, मूलधन 420 रुपये आ गया। अब इसी मूलधन पर, मूलधन 420 रुपये पर राशि को 10%
10% मतलब रेट बराबर 10% साधारण ब्याज से 2.5 वर्ष, समय बराबर 2.5 वर्ष को हम लोग लिख देंगे 2 2 4 5/2 वर्ष। 5/2 वर्ष के लिए निवेश करने पर कितनी वृद्धि हुई, तो यहाँ से भी साधारण ब्याज ज्ञात कर लेंगे। साधारण ब्याज यहाँ से ज्ञात कर लेंगे तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन 420, दर 10, समय 5/2/100, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 2 दूना 4, 2 एकम 2, ये हो गया 5 एकम 5 दूना 10, 105 रुपये। साधारण ब्याज कितना आ गया, 105 रुपये। तो कितनी वृद्धि हुई मतलब धन कितना हो गया, तो अमाउंट हो जाएगा आपका 420 प्लस 105, तो 5 2 525 रुपये। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 108, क्वेश्चन नंबर 108। पेंट की लागत 36 रुपये प्रति केजी है, तो 2.5 मीटर भुजा वाले घन के बाहर से पेंट करने का कितना खर्च जाएगा यदि 1 किलोग्राम पेंट से 1.5 मीटर स्क्वायर सतह को पेंट किया जाता है, ठीक है। बाहर से पेंट करने पर, घन को बाहर से पेंट करना है, कहने का मतलब टोटल सरफेस एरिया पर पेंट करना है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर, भुजा कितनी है 2.5 है, तो 2.5 गुणा 2.5 हो जाएगा, ठीक है। 2.5 का स्क्वायर हो गया ये, अब 25 25 625 गुणा 6 हो गया, 6 पंचे 30, 6 दूना 12 और 3 15 का 5, 6 6 36 अब 1 37.50 मीटर स्क्वायर। इतने क्षेत्रफल में पेंट करना है, ठीक है। बाहर से पेंट करना है मतलब इतने क्षेत्रफल पे पेंट करना है। यदि 1 किलोग्राम पेंट से 1.5 मीटर स्क्वायर सतह को पेंट किया जाता है, कहने का मतलब प्रश्न में दे रखा है 1.5 मीटर स्क्वायर सतह पेंट करने में 1 किलोग्राम पेंट लगता है, ठीक है। कहने का मतलब 1 मीटर स्क्वायर सतह पेंट करने में कितना लग जाएगा, तो 1 गुणा ये 1.5 है, 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं 15/10, कहने का मतलब 5 या 15, 5 दूना 10, 3/2 लिख सकते हैं। तो ये 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे चला गया, 2/3 किलोग्राम लगेगा। क्या 1 मीटर स्क्वायर सतह को पेंट करने में कितना पेंट लगेगा, 2/3 किलोग्राम लगेगा। तो 37.50 मीटर स्क्वायर, 37.50 मीटर स्क्वायर पेंट सतह को पेंट करने पर कितना खर्च लगेगा, सतह पेंट करने में खर्च लगेगा आपका 37.50 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 37 सही 1/2, ठीक है। 37 सही 1/2 गुणा 2/3, कहने का मतलब 2 7 14, 2 3 6 7 74, 75/2 गुणा 2/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, कितना लगेगा, तो 25 किलोग्राम जो है पेंट लगेगा, 25 किलोग्राम पेंट लगेगा। अब देखिए पेंट की लागत 36 रुपये प्रति केजी है। लागत देखिए, लागत जो है 1 केजी का लागत कितना है, 36 रुपये है, तो 25 केजी का लागत कितना हो जाएगा, 36 गुणा 25। आप इसको सॉल्व कर लीजिए कितना आ जाता है, तो 25 5 6 का 30, 3 बचा, 5 या 15 16 17 18, 2 6 12 का 2, 2 3 6 1 7, 0 8 और 2 10 का 0, 7 और 1 8 और 1 900 रुपये का खर्च हो जाएगा। तो 900 रुपये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चल ठीक, देखिए प्रश्न क्रमांक 109। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी की लंबाई है 110 मीटर, ठीक है। रेलगाड़ी की स्पीड है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। 132 मीटर लंबे पुल को एक जो है ब्रिज है जिसकी लंबाई है 132 मीटर, पार करने में कितना टाइम लगाएगा, कितना समय लगाएगा, कहने का मतलब टी आपको ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए समझिएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी, रेलगाड़ी पुल को पार करने के लिए खुद की लंबाई 110 मीटर और पुल की लंबाई 132 मीटर ये दूरी कवर करेगी। इसकी चाल है 32 किलोमीटर प्रति
घंटा, समय मान के चले हैं टी समय लगता है, ठीक है। अब देखिए 110 मीटर प्लस 132 मीटर ये कितना हो जाएगा, 242 मीटर बराबर 72 मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे, गुणा टी हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 18 एकम 18 चौके 72 हो गया, ठीक है। 242 और 4 और 5 तो नीचे चला जाएगा बराबर टी, तो देखिए 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक है। 5 दूना 10, अब कितना हो गया ये दो समय बराबर 121 बटे 5 दूना 10, कहने का मतलब 12.1 सेकेंड, ठीक है। तो 12.1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 110, ये लास्ट प्रश्न है। दो अभाज्य संख्याओं x तथा y का एलसीएम, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम दे रखा है आपको, एलसीएम दे रखा है 161। 161 को अगर का फैक्टर करेंगे, ब्रेक करेंगे इसको, तो 7 और 7 दूना 14, 7 तिया 21, ठीक है। 7 और 23 में ये टूटेगा। 7 और 23 अभाज्य संख्याएं हैं क्या? हाँ जी, ये बिल्कुल अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या 7 और 23। अब इसमें जो प्रश्न में कंडीशन दे रखा है x इज ग्रेटर देन y दे रखा है, कहने का मतलब x जो है ये 23 होगा और y जो है ये 7 होगा। अब जो है आपको जो फाइंड आउट करना है 3y माइनस एक्स, 3y का वैल्यू पुट करिए 7 माइनस 23, 21 माइनस 23 कितना हो जाएगा -2। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है बिल्कुल सही जवाब है, सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। तो इस प्रकार हमने शिक्षक भर्ती 2023 के सहायक शिक्षक के गणित के प्रश्न, जिसमें कि 30 प्रश्न थे गणित के, इसको हमने विस्तार पूर्वक हल किया, ठीक है।